हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंकू लाइव। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के साथ मैंने शुरू किया है एक सीरीज इंडियन म्यूजिक इन 5 क्लासेस, यानी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में ऐसे छोटे छोटे वीडियोज में कंप्लीट कराने वाली हूं आप लोगों को। फिलहाल जो फर्स्ट लेक्चर था वो था उसमें भारत में संगीत की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, जिसको बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो सेक्शन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में वो वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए। उसी में सेकंड में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं कि जो इंडियन म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो ये जो क्लासिकल म्यूजिक है इसको हम लोग दो पार्ट में मेनली हम लोग बांटते हैं, और ये जो दो पार्ट है वो है क्या है, तो इसको हम लोग जो बांटते हैं हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदुस्तानी शब्द है तो ये डिनोट करता है इंडो इस्लामिक कल्चर को, जो कि उत्तर भारत में ये प्रचलित हुआ। हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल ही हुआ है मध्यकाल में, जब भारत में तुर्की, अरबी, इस जो पर्शियन जो इस्लामिक लोग आए तो उनकी संस्कृति जब भारत के साथ मिक्स हुई, मिश्रित हुई, तो उस समय इसको नाम दिया गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। वैसे जैसा कि आप लोगों को मैं ही कई बार पढ़ा चुकी हूं कि हिंदू जो शब्द निकला वो इंडू, सिंधु से निकला है, और सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया था। लेकिन जब भी हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ये इंडो इस्लामिक कल्चर को डिनोट करता है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत को ब्रॉडली दो में ही डिवाइड किया जाता है, तो हिंदुस्तानी और दूसरा रहा क्या, तो दूसरा रहा कर्नाटक। तो ये जो कर्नाटक जो शब्द है, ये कोरोमंडल जो कोस्ट था, तो मध्यकाल में कोरोमंडल तट के पीछे वाले प्रदेश को कर्नाटक कहा गया। अगर म्यूजिक के फॉर्म में इसको हम लोग देखते हैं तो म्यूजिक के फॉर्म में हम लोग इसको जो है कर्ण प्लस अटक, यानी जो कानों में अटकता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्नाटिक म्यूजिक। तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित रहा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग हिंदुस्तानी, और फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक म्यूजिक के बारे में, यानी शास्त्रीय संगीत का वो स्टाइल, शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित रहा, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को। बिफोर वी स्टार्ट, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे 19,999, तो इतने में आपको मिल रहा है कोर्स टू बिगिन विद अन अकेडमी। अपना कोर्स, आप अपना तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। फिलहाल ये प्लान्स हैं, तो ये जो है जिनका टारगेट 2026 और 27 वालों के लिए ये बैचेस है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और ये पूरा प्लान आप लोगों के सामने है। तो प्राइस हाइक हम लोगों ने पहले ही बताया था, तो 1 ईयर वाले में प्राइस हाइक आपका आ चुका है। फिलहाल ये जो बैचेस हैं, लेकिन आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये 6 मंथ का कोर्स आपको मिल रहा है 2026 का, जो है 19,999 यानी 19,999 में, और ये सभी बैचेस है जो 10 नवंबर से ये शुरू हो गई हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि ये जो रहा, ये किस में रहा, ये तो जो है ये हमारा उत्तर भारत में प्रचलित ये संगीत रहा। और पहले ये सारा जो भारतीय जो संगीत है, जिसका हम लोगों ने इवोल्यूशन पिछले क्लास में पढ़ा था, ये उत्तर दक्षिण सब जगह एक जैसा ही था। लेकिन जैसे ही भारत में जैसे ही 1206 में भारत में क्या, तो सल्तनत, जब सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं, तो जैसे ही इसकी स्थापना होती है, यानी इस्लामिक रूल, तुर्की शासन की, तो वैसे ही जो है ये 13वीं 14वीं सदी में ये दो पार्ट में बट गया। यानी उत्तर भारत की जो संगीत रही, तो उत्तर भारत की संगीत की शैली में जो उत्तर भारत में प्रचलित था, उसमें वैदिक दर्शन के साथ साथ, प्राचीन हिंदू परंपरा के साथ साथ फारसी, पर्शियन
अरबिक, अरब, अफगान, ईरानी, तुर्की, ये सारे प्रभाव इसमें जो है शामिल हो गए। तो इसको हम हिंदुस्तानी कहने लग गए। और बाहर में, मतलब इससे बाहर यानी दक्कन तक की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो उन लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी पहले से जो चल रहा था वही चलता रहा, कुछ उन लोगों ने बदलाव नहीं किया। और जो टिपिकल हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट थे जो वैदिक काल में प्रचलित थे, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, तो मृदंग, वीणा, फ्लूट, ढोल, ये इन्हीं का ये इस्तेमाल करते रहे। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदुस्तानी में स्वर तो सप्तक ही रहा, जो कि म्यूजिक का समझ लो कि देन है, तो स्वर तो सप्तक ही रहा, लेकिन जो है इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चेंजेस हो गए, तो भाई इसमें तबला आ गया, सितार आ गया, है ना, रागों का जो प्रणाली रहा वो भी चेंज हो गया। तो इसमें जो है हमारे ट्रेडिशनल जो वो रहे उनके साथ साथ समझ लो कि सितार, सारंगी, तबला, बांसुरी, वायलिन सबका इस्तेमाल होने लगा, जिसमें तबला और सितार के जनक अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो का इसमें जो है समझ लो कि बहुत ज्यादा ही योगदान माना जाता है अमीर खुसरो का। तो इस तरह से हिंदुस्तानी संगीत ने अपना रूप लिया, यानी एक मिश्रित रूप, जिसको कहा गया क्या, हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी शैली, जब भी हिंदुस्तान की बात करें तो ध्यान रखिए कि हम ये मिश्रित संस्कृति, मिश्रित कल्चर, मिश्रित म्यूजिक, मिश्रित डांस की बात कर रहे हैं। जब भी ऐसे बात आता है तो इसमें जो प्रमुख गायन शैलियां रही, जो मेजर सिंगिंग स्टाइल रही, इसमें जो सबसे पुराना जो रहा वो रहा ध्रुपद, तानसेन जिसके बहुत ज्यादा ही पॉपुलर गायक रहे। ध्रुपद, ख्याल, ये जो है ये प्रमुख रहा इसमें। और फिर आया तराना, बाद में सेमी क्लासिकल फॉर्म जो है कई सारे इसमें आने लग गए। तो ध्रुपद सबसे प्राचीन रहा और सबसे भव्य शैली है। और नाट्य शास्त्र में भी हम लोग को इसका उल्लेख मिलता है। सम्राट अकबर के समय ये अपने पीक पर पहुंचता है। ध्रुपद का जो तरीका है ये आलाप के साथ शुरू होता है, किसी न किसी देवी देवता के नाम पर वो आलाप शुरू होता है और फिर वो एक समय तक आलाप के रूप में ही रहता है। और बहुत समय बाद इसमें फिर वाद्य यंत्रों का, इंस्ट्रूमेंट्स का धीरे धीरे इस्तेमाल शुरू होता है, जिसमें जो कि है मतलब वीणा और तबला। तो ये जो है अकबर के समय में बाबा गोपाल दास, फिर स्वामी हरिदास, ये लोग प्रमुख क्या रहे, तो प्रमुख गुरु रहे, गोपाल दास और हरिदास। और फिर इनके कई शिष्य हुए, जिसमें तानसेन, बैजू बावरा बहुत ही प्रमुख रहे। तो तानसेन तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रामतनु पांडे, इन सभी पर्सनालिटीज के बारे में एक दूसरी क्लास में हम लोग बात करेंगे। और बैजू बावरा अकबर के दरबार में आश्रित कवि नहीं रहे, लेकिन बैजू बावरा के संगीत को अकबर पसंद करते थे। और ऐसे चर्चा हम लोग को मिलता है कि प्रदर्शन भी उन्होंने किया था कई बार। लेकिन हाँ, इनके समय में ही बैजू बावरा थे और हरिदास के शिष्यों में से ही थे। तो जो ध्रुपद गायकी, जिसके कई अलग अलग नए रागों को बनाया तानसेन ने, तो हम लोग एक क्लास जिसमें फेमस पर्सनालिटीज ऑफ म्यूजिक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सभी उन रागों को पढ़ेंगे जिसको तानसेन ने बनाया, यानी तानसेन को विशेष तौर पर पढ़ेंगे। तो ये जो ध्रुपद गायकी रही, इसमें जो है 4 प्रमुख घराने हुए, डागरी, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और तलवंडी। यानी डागरी राजस्थान, दरभंगा बेतिया बिहार और तलवंडी आज के डेट में पाकिस्तान में ये जा चुका है। इसका कुछ प्रभाव हमें पंजाब में भी देखने को मिलता है। तो ये घराने यानी जो है इसमें ध्रुपद ही गाते हैं ये लोग, लेकिन राग थोड़े अलग होते हैं, गाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसी के आधार पर, वाणी के आधार पर ये घराने अलग अलग ध्रुपद के बढ़ गए हैं।
और घराना यानी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक जो कुल चलता रहता है, यानी एक गुरु के शिष्य हुए, फिर उनके अधीन कई शिष्य हुए, फिर उन्हीं में से एक गुरु बने, फिर उनके कई शागिर्द बने, तो ऐसे करके फिर ये घराना चलता रहता है। जैसे कि ये मतलब डागर घराना ऐसी डागर बंधुओं का चलता है। तो घराना यानी घर से ही निकला है। जैसे घर आपके कैसे आपके बस परदादा, फिर पितामह, परदादा, परदादा के बाद दादा, फिर दादा के बाद पिता, पिता के बाद आप हैं, आपके बाद आपके संतान आएंगे। तो इस तरह से ये जो चलता रहता है, तो ये क्या है, ये आपका लिनेज है, आपका घराना। इसी तरह से म्यूजिक में भी चलता है कि हमेशा गुरु अपने अधीन एक शागिर्द बनाता है, गंडा बांधता है, और फिर वो जो है वो अपने बाद फिर वो कई ऐसे चुनता है, और फिर ये ऐसे चलता रहता है। तो बात करते हैं हम लोग ध्रुपद के घरानों की। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कौन किस घराने में आपका आता है। तो सबसे जो प्रमुख घराना है उसमें वो है डागर घराना। ठीक, सबसे प्रमुख घराना है ये डागर घराना। डागर, तो ये डागर जो है, ये इसमें जो नासिरुद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर, रहीम फहीमुद्दीन डागर, तो ये डागर बंधु कहलाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये सभी के सभी ध्रुपद गायकी को इस घराने ने आगे बढ़ाया है। और आज हमारे यहाँ जब हम लोग बात करते हैं इंडो इस्लामिक संस्कृति की और सौहार्द की, तो ये बेहतर उदाहरण है कि ये लोग जो है मुस्लिम होकर, ये लोग जो है देवी सरस्वती, बाघ देवी की वंदना से, हिंदू देवी देवताओं के आलाप से ये शुरू ही होता है ध्रुपद, जिसको ये लोग गाते हैं। तो डागर बंधु और गुंदेचा, गुंदेचा बंधु, तो गुंदेचा में रमाकांत और उमाकांत गुंदेचा आते हैं। तो ये प्रमुख लोग हैं, गुंदेचा ब्रदर्स और डागर ब्रदर्स। डागर ब्रदर्स में भी नाम एक बार ध्यान देकर याद रखिएगा। तो ये लोग जो हैं, ये लोग डागर घराने के, और डागर के बाद अगर हम लोग महत्वपूर्ण बात करें तो ये दरभंगा घराना आ जाता है। दरभंगा जो कि बिहार में है। दरभंगा में राम चतुर मलिक, तो मलिक सरनेम याद रखेंगे, राम चतुर मलिक, विद्याधर मलिक और अभय नारायण मलिक। राम चतुर मलिक, विद्याधर मलिक और अभय नारायण मलिक, ये प्रमुख गायक हैं, दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं। और फिर बेतिया घराना आता है, जिसमें बंसीलाल राम प्रसाद मिश्र और राजेश्वर मिश्र। तो बंसीलाल राम प्रसाद मिश्र और राम प्रसाद मिश्र इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। और दिल्ली घराने की हम लोग बात करते हैं तो ये ध्रुपद और तबला दोनों में प्रसिद्ध है। ध्रुपद और तबला दोनों में प्रसिद्ध है। और इसमें तनरस खान, आमिर खान और इनकार नाथ ठाकुर, तो ये प्रमुख हैं। दिल्ली घराना जो कि ध्रुपद और तबला दोनों में प्रसिद्ध है। तो टीम से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंस वाइज आपको बता दिया कि डागर घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और दिल्ली घराना। तो ध्रुपद गायकी में सबसे प्रमुख है आपका डागर घराना। अब बात करते हैं ख्याल, ख्याल की। तो ख्याल का अर्थ होता है कि मन में एक विचार आया, एक कल्पना आई। तो एक बहुत ही बॉलीवुड की एक बहुत ही जो है एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, और बहुत ही पॉपुलर गाना है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। तो ये तब का जमाना था जब मम्मी की इजाजत से, मम्मी की पसंद से ही बच्चे आगे बढ़ते थे। तो ख्याल का मतलब विचार। तो इसके जनक अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ख्याल गायकी के जनक माने जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकाल 12वीं सदी में वो हुए थे, तो इसमें जो है सुधार और रचनात्मकता की काफी गुंजाइश होती है। यानी ध्रुपद एकदम कठिन होता है, और ध्रुपद की जो गायकी है वो बिल्कुल क्या है कि एकदम जो है बहुत ही कड़े प्रशिक्षण के साथ, बहुत स्ट्रिक्ट होकर चलती है। यानी बिल्कुल उसमें आप हरकतें कोई इधर उधर नहीं ले सकते, आपको एक बंधे हुए ट्रैक पर ही चलना होता है ख्याल में। हालांकि क्लासिकल म्यूजिक का डेफिनेशन यही होता है कि सबकी एक परंपरा है और एक तरीका है, और उसी तरीके से आपको गाना होता है, छूट आप नहीं ले सकते। पर ध्रुपद से थोड़ा सा ख्याल में गुंजाइश होता है सुधार की, और 2 से 8 पंक्तियों वाले छोटे गीतों पर यह आधारित होता है। तो इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल जो कि थोड़ी सी
धीमे उसमें स्लो पेस में, यानी उसको टेम्पो कहते हैं, तो स्लो टेम्पो में उसको गाते हैं। और छोटा ख्याल इसको जो है फास्ट टेम्पो में हम लोग गाते हैं, थोड़ा सा तेज गति में गाया जाने वाला है। बाकी राग संरचना किस पर रहता है? तो राग संरचना जो रहता है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक पे ही। तो इसमें जो प्रमुख घराने हैं ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा और भिंडी बाजार। तो ग्वालियर घराना सबसे प्रमुख है। अभी यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये PYQ जैसा कि मैंने आप लोग को शॉर्ट में बताया था। तो ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा, भिंडी बाजार। तो ख्याल के जो प्रमुख गायकों में भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये लोग किराना घराने के हैं। प्रभा अने, राशिद खान। तो आइए इनके घराने देखते हैं। ग्वालियर घराना इसमें बहुत ही प्रमुख है, ग्वालियर घराना। और इसमें जो है इसमें सबसे प्राचीन ख्याल घराना है ये ग्वालियर घराना। तो विष्णु पलुस्कर, नारायण भातखंडे, ओंकार नाथ ठाकुर, यानी विष्णु पलुस्कर, नारायण भातखंडे, ओंकार नाथ ठाकुर, इसके क्या रहे? तो इसके रहे जो है प्रमुख गायक विष्णु पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, ओंकार नाथ ठाकुर। ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है किराना घराना। तो किराना घराना जो है ईश्वर प्रधान होता है। तो इसमें भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। तो भीमसेन जोशी को आप लोगों ने देखा होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। गंगूबाई हंगल, तो ये लोग जो है काफी प्रमुख रहे। अब्दुल करीम खां, तो ये कौन है? तो ये है किराना घराने के। PDF आप लोग के साथ शेयर होगा, वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। और फिर हम बात करते हैं पटियाला घराना। तो पटियाला घराना ये जो है बड़े गुलाम अली खां, आशा भोसले, हमीद अली खां, ये सब जो है इनके। तो बड़े गुलाम अली साहब बहुत फेमस हैं ये। आगरा घराना, तो ख्याल शैली में थोड़ा सा ध्रुपद का रहता है। फैयाज खान और दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। किसका? आगरा घराने का। और पंजाब घराना में ख्याल और तबला दोनों आता है। तो जिसमें कि अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन दोनों पिता पुत्र जो तबला बजाते हैं, और इसमें भी बड़े गुलाम अली खां का नाम आता है। ठीक। तो इस तरह से जो है। अब बात करते हैं हम लोग तराना की। तो ये भी राग और लय पर आधारित है, तेज गति वाले शब्दों का प्रयोग होता है ये, और हिंदुस्तानी राग संरचना पर ही रहता है ये। और इसमें जो है पंडित रतन मोहन शर्मा जो कि मेवाती घराने के हैं, सबसे प्रमुख हैं। तराना को कई अलग जो है घराने स्वतंत्र रूप से इसके घराने नहीं है, ये ख्याल के साथ ये चलता है। ठुमरी ये जो है ये सब अर्धशास्त्रीय संगीत में आता है ये, यानी सेमी क्लासिकल फॉर्म यहां से शुरू हो जाता है। यानी ये थोड़े से क्या है, तो ये तेज गति वाले हैं। और इसमें जो है ये स्थानीय लोकगीतों का समावेशन होता है, इसीलिए इसको अर्धशास्त्रीय संगीत इसको कहते हैं। तो स्थानीय जो है वो समावेशन होता है, और ये थोड़े मजेदार होते हैं, और ख्याल और ध्रुपद से थोड़े आसान होते हैं, यानी आप और हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ठुमरी, कई सारे जो है फिल्मी ठुमरी फेमस हैं। तो ठाड़े रही हो ओ बाके यार, सुना होगा आप लोगों ने पाकीजा का, और नजर लागे पिया तोरे बंगले पर। ये सब कुछ ठुमरिया है जिसको जो है हिंदी फिल्मों ने इस्तेमाल किया, और हम आप जैसे लोग जानते हैं। तो इसमें प्रेम और विरह, और इसमें भक्ति संगीत भी आता है, यानी कृष्ण अजहु न आए कान्हा। तो ऐसे करके जैसे इसमें जो है प्रेम, विरह, ईश्वर से विरह, इन सबको इसमें दिखाया जाता है ठुमरी में। और प्रमुख घराने रहे बनारस, लखनऊ, पटियाला। तो बनारस घराने की गिरजा देवी, बेगम अख्तर लखनऊ घराने की हैं। इसी तरह से टप्पा है, जो ठुमरी गाते हैं वो टप्पा भी गाते हैं, वो कजरी भी गाते हैं, वो होरी भी गाते हैं। तो ठुमरी, टप्पा, कजरी, होरी, थोड़ा सा इससे ऊपर तराना आता है। तो टप्पा जो है ये इसका उत्तर पश्चिम में
इसका नॉर्थ वेस्ट में ओरिजिन हुआ, यानी हमारा अभी आज का राजस्थान है और गुजरात का कुछ पार्ट जहां पर रेगिस्तान वाले वो प्रदेश जहां पर ऊंटों का इस्तेमाल होता है। तो ये जो ऊंट हैं, ये जो चलते हैं तो इनके पैरों से टप टप की जो आवाज निकलती है, तो उसी से टप्पा शब्द निकला है, टप्पा वर्ड। तो इसमें खूब जो है बस काफी जो से फास्ट टेम्पो में इसको गाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पर ही, राग संरचना पर ही बहुत तेज फास्ट फ्रेजिंग इसमें किया जाता है। तो मियां सोडी और पंडित लक्ष्मण राव इसके फेमस सिंगर हैं, मियां सोडी और पंडित लक्ष्मण राव। इनके जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इंडिपेंडेंट जो है स्वतंत्र घराने नहीं है, लेकिन हाँ इनको जो है बनारस और लखनऊ घराने में ही इनको गाया जाता है। गजल तो आप और हम सबके बीच जो भी तुम संगीत के थोड़े प्रेमी होते हैं वो गजल जरूर सुनते हैं। तो मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह ने इसे घर घर तक पहुंचाया। पंकज उधास, बहुत जो बिगिनर होते हैं वो पंकज उधास को भी उन्होंने, क्योंकि पंकज उधास ने बहुत सिंपल तरीके से इसको गाया था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ही वो भी चल बसे। तो गजल गायकों में जगजीत सिंह, पंकज उधास ने इसको युवाओं के दिल में जगह बनाया, हर व्यक्ति तक गजल को पहुंचाया। तो ये इसका ओरिजिन ईरान में 10th सेंचुरी में हुआ। पहले वो ऐसा था कि कुछ लिरिकिस्ट हुए, यानी कुछ शायर हुए, कवि हुए, जिन्होंने इसको लिखा। तो मियां मीर, मिर्जा गालिब जैसे लोगों ने इसको लिखा और फिर इसको जो सिंगर्स थे उन्होंने अपनी आवाज में पिरोया। तो भारत में 12वीं सदी से ये फैलना शुरू हुआ। अमीर खुसरो इसके जो है शुरुआती व्यक्तित्व हैं। छाप तिलक तूने छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, तो ये एक सूफी सॉन्ग है। सूफी क्योंकि ये अमीर खुसरो एक सूफी थे, चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और इन्होंने कई सारे जो है गजल इन्होंने भी लिखे। मिर्जा गालिब, काजी नजरुल इस्लाम, तो मिर्जा गालिब तो बहुत ही फेमस हैं हम सबके बीच। तो इसमें भी प्रेम, विरह, भक्ति है ना, लव, विरह यानी सेपरेशन, जब आप सेपरेट होते किसी से अलग हो जाते हैं तो जो दुख होता है, उसमें डिवोशन, भगवान के डिवोशन के लिए। तो ये जो अर्थशास्त्रीय शैलियां हैं, यानी सेमी क्लासिकल जो फॉर्म्स हैं, उनकी कोई स्वतंत्र शैली ऐसे जो है क्या है, उसमें तराना की कोई स्वतंत्र शैली नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बनारस घराना, लखनऊ घराने में ठुमरी, टप्पा, तजरी, होरी और जो है ये इसको गाया जाता है। और अगर हम लोग गजल की बात करें तो गजल का कोई विशेष घराना नहीं है ना। ऐसा रहा कि लोगों ने जैसे किसी ने किसी जगह से क्लासिकल म्यूजिक को सीखा और फिर गजल को गाना उन्होंने शुरू किया, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। तो मैंने कहा तराना की कोई स्वतंत्र शैली नहीं, अधिकतर ख्याल घरानों में गाई जाती है, मुख्य तरह से किराना और पटियाला में। और ठुमरी मैंने बताया बनारस घराना और लखनऊ घराना। बनारस घराने में गिरिजा देवी बहुत ही प्रमुख रही और जो है लखनऊ घराना में बेगम अख्तर। टप्पा के लिए पंजाब घराना, मुख्यतः पटियाला बहुत वो है, और इसके लिए गजल के लिए कोई विशेष वो नहीं है। ठीक, अच्छा, ये इसमें बनारस घराने में सिद्धेश्वरी देवी का भी नाम याद रखेंगे। सिद्धेश्वरी देवी गिरिजा देवी से पहले रही और ये जो है ठुमरी, टप्पा, दादरा, तबला और बनारस घराना और लखनऊ घराना कथक के लिए भी जाना जाता है, तो पंडित किशन जी महाराज। और लखनऊ घराना ठुमरी, कथक, तबला, ठीक, शंभू जी महाराज, लच्छू जी महाराज और बेगम अख्तर। तो इन लोगों का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। घराना मैंने आप लोगों को बता दिया कि घराना जो अलग अलग मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इस घराने यानी घराना जो कि काफी समय से गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। जैसे आजकल बनारस घराने की बहुत फेमस संगीतकार हैं आजकल, गायिका मालिनी अवस्थी। तो मालिनी अवस्थी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं। तो ये घराना मतलब कि एक सामाजिक संगठन प्रणाली, गुरु शिष्य संबंध के आधार पर ये चलता रहता है ना। तो इस तरह से, ठीक है। तो वीडियो के नीचे इसका पीडीएफ अटैच हो जाएगा और आप सब लोग बने रहिए। इसका इंट्रो भी देखिए, जो पहला लेक्चर है
एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक, और अभी हमने हिंदुस्तानी मैंने आपको पढ़ाया, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, वीडियो रहेगा, वो कर्नाटिक पे रहेगा। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।